नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। इस सीरीज में हम लेकर के आए हैं 30 प्रश्नों का एक सीरीज प्रैक्टिस सेट जो पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। अधिकार वह है जिनकी हम दूसरों से तथा दूसरे हमसे अपेक्षा करते हैं। यह किसने कहा था? तो ऑप्शन है हाबहाउस, लास्की, ग्रीन तथा प्लेटो। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाबहाउस। अब प्रश्न संख्या 2, रिचर्ड ऑफ द अर्थ की भूमिका किसने लिखी है? हर्बर्ट मार्क्यूज, इसको हन्ना आरेंट नहीं, इसको हन्ना आरेंट बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है अन्ना आरेंट, ज्या पाल सार्त्र और लास्ट है सेबाइन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्या पाल सार्त्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें लेनिन द्वारा लिखी गई है? व्हाट इज टू बी डन, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, व्हाट इज हिस्ट्री और मार्क्सिज्म टुडे। तो इसको हम कूट में देखेंगे कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर में ये जो पुस्तक है पहला और दूसरा, व्हाट इज टू बी डन और द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, ये लेनिन की पुस्तक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये कथन और कारण से संबंधित है। तो कथन है, देखभाल का नीति शास्त्र एक नैतिक उपागम है जो न्याय का विरोधाभासी होता है। इसका कारण है, व्यक्ति सामान्यतः अपनी पूर्व धारणाओं को न्यायसंगत ठहराने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग इसमें कूट में देखेंगे। तो पहला है ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो सही बात है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सभी के लिए न्याय की अवधारणा समानता से सुसंगत होता है। कारण है, न्याय हेतु सकारात्मक स्वतंत्रता आवश्यक होती है। सभी के लिए न्याय की अवधारणा समानता से है। न्याय सकारात्मक स्वतंत्रता आवश्यक होती है। तो कोर्ट में हम लोग चलते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें 4 पुस्तक दिए गए हैं। द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, द पॉलिटिकल सिस्टम, द जर्मन आइडियोलॉजी, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। इसको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो इसमें हम पहले नंबर पे हम रखेंगे इसको, दूसरे पे हम लोग रखेंगे इसको और फिर इसको फिर इसको। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि लोकतंत्र शासन के एक प्रकार अर्थात रूप से कुछ अधिक है? यह सहयोजित जीवन निर्वाह का एक साधन है। तो इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जॉन लॉक, जॉन ड्यूई और महात्मा गांधी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन ड्यूई। इसको ड्यूई भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, बहुसंस्कृतिवाद के विमर्श में निम्नलिखित में से किसने आंतरिक प्रतिबंध एवं वह प्रतिबंध शब्दों का प्रयोग किया है? आंतरिक और वह प्रतिबंधों का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर भीखू पारेख, विल किमिलिका, ऑकिन और लास्ट ऑप्शन है बी बैरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा विल किमिलिका।
अगला प्रश्न है, रॉबर्ट नॉजिक राज्य के दृष्टिकोण के बारे में अराजकतावादी अभिकथन से क्यों सहमत है? निम्नलिखित में से गलत तर्कों को चुनिए। रॉबर्ट नॉजिक राज्य के दृष्टिकोण के बारे में अराजकतावादी अभिकथन से क्यों सहमत है? ये गलत कथन को ये तर्क दिया है। तो इसमें हमारा पहला, यह अंतर्भूत रूप से अनैतिक है। यह बल प्रयोग पर एकाधिकार बनाए रखता है। ये व्यक्तिगत अधिकार को उल्लंघन करता है। इसका अभिप्रेरक नागरिकों का कल्याण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से सही है? पारिस्थितिकी शब्द यूनानी मूल का है। पारिस्थितिकी शब्द को अर्नस्ट हैकेल ने प्रतिपादित किया। एंड्रयू डॉब्सन ने पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के मध्य विभेद किया। हरित विचारधारा विचार विमर्श 16वीं शताब्दी का विचार विमर्श है। प्रश्न दिया, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ऊपर के जितने 4 विकल्प हैं उसमें से ऊपर विचलन, तो इसमें हम लोग कूट में देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा परिचित शब्द। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1, 2, 3। अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, ये 4 नहीं होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये भी कूट में है। निम्नलिखित में से यह किसका विश्वास या कथन है कि अधिसंरचना सुपरस्ट्रक्चर सापेक्षित रूप से स्वायत्त होती है? लुई अल्थ्यूजर, ग्राम्शी, पुलंजास और माओ त्से तुंग। और इनमें से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो कूट में दिया है उसमें से हमारा उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 3, 2, 3 और 4 और केवल 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जो अभिकथन और कारण से संबंधित है। इसमें हम देखेंगे पहला कथन है, मतलब पहला अभिकथन है, हमारे समय में इतिहास वह है जो कि दस्तावेजों को स्मारकों में रूपांतरित करता है। और इसका कारण है ज्ञान का पुरातत्व विज्ञान स्मारकों के अंतर्भूत वर्णन यानी कि अंकन की खोज करता है। और इनमें से उपयुक्त का चयन है। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी कथन से संबंधित है। इसमें 2 कथन दिए गए हैं। कथन है कि अधिकार अनिवार्य रूप से व्यक्तियों एवं राज्य के मध्य परस्पर विरोधी दावों संबंधित क्षेत्र से संबंधित होते हैं। कोई भी राजनीतिक सिद्धांत, इसका कथन तो है, कोई भी राजनीतिक सिद्धांत अधिकारों का सिद्धांत तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि उसमें राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को कुछ अधिकार न दिया जाए। देखिए यहाँ दिया है कि राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को कोई अधिकार न दिए जाएं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसमें मिलान करना है बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर और आइजिया बर्लिन, अन्ना आरेंट। तो ये एक तरफ ABC दिया है और एक तरफ पुस्तकें, यानी कि जो ABC के रूप में है वो पुस्तकें हैं और जो एक साइड में है लेखक है वो सारे लेखक है। तो कौन पुस्तक किस लेखक का है ये मिलान करना है हम लोग को। तो देखिए एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ उसके लेखक। तो इसका ये है कि बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर इसका हो जाएगा आपका एन्ना आरेंट, ये इनकी पुस्तक है।
और बी है विको एंड हार्डर टू स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। ये पुस्तक हमारा हो जाएगा, ये आइजिया बर्लिन का पुस्तक है। और द वॉइस ऑफ लिबरल लर्निंग, सी है जो द वॉइस ऑफ लिबरल लर्निंग, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हमारा ये माइकल ऑक्सार्ट है। और द टिरेनी ऑफ मेरिट, इसका उत्तर हो जाएगा माइकल जे सैंडल। तो इसके हिसाब से हमारा जो उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर 2, 1, 4, 3 अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोट में ये भी दिया है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, दूसरा है द ह्यूमन कंडीशन, और तीसरा स्फीयर ऑफ जस्टिस, चौथा है आफ्टर वर्च्यू। और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए 2, 2, 1, 4, 3, यानी कि 2, 1 फिर 4 फिर 3। अगला जो प्रश्न है वो 16 से लेकर के 20 तक वो गद्यांश है, और इस गद्यांश के हिसाब से आगे गद्यांश के आधार पे आगे जो 16 से लेकर के 20 तक के प्रश्न दिए जाएंगे वो इसी गद्यांश से संबंधित है। तो हमको पहले गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, अधिनायकवाद अर्थात अधिनायकवाद को अत्यधिक संकेंद्रित और केंद्रित शक्ति से चित्रित किया जाता है, जिसे राजनीतिक दमन और राजनीतिक चुनौतियों से बहिष्करण के माध्यम से बनाए रखा जाता है। इसके शासन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक दल एवं जन संगठन का उपयोग करते हुए जनता को लामबंद किया जाता है। अधिनायकवाद में सत्ता के प्रति कोई प्रश्न किए बिना आज्ञापालन की अपेक्षा इस विश्वास के साथ की जाती है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने और अस्त व्यवस्था की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी रूपांतरण विभिन्नताओं के वर्णन के लिए अनेक प्रारूप विकसित किए गए हैं। दल नेता या सैन्य प्रशासन के आधार पर शासन व्यवस्थाएं प्रकृति में निरंकुश तथा अल्पतंत्री हो सकती है। अधिनायकवादी सरकारों में प्रायः नेताओं के स्वतंत्र एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव का दोनों का अभाव होता है। जो अधिनायकवादी है उसमें दोनों का अभाव होता है। ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी नागरिक स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखती है, अर्थात ये देती भी नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पे निरंकुशवादी में या फिर अधिनायकवादी में होता ही नहीं है। सत्तावादी राजनामिक रूप में लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे राजनीतिक दल, संसद, चुनाव को सम्मिलित कर सकते हैं ताकि कपटपूर्ण तथा अप्रतिस्पर्धात्मक तरीकों से चुनाव के माध्यम से तानाशाही को वैध ठहराया जा सके। यहाँ पर देखिए, तानाशाही को वैध ठहराया जा सके। अब इसके आधार पे हम लोग 16 से लेकर के कुछ प्रश्नों को देखेंगे और इसमें ऑप्शन देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है 16वें नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सी अधिनायकवादी शासन की एक विशेषता नहीं है? तो इनमें से ये हो जाएगा लोकतंत्र की मजबूती के लिए जन संगठनों का उपयोग करना। ये जो है लोकतंत्र की मजबूती के लिए जन संगठनों का उपयोग करना, ये नहीं हो पाएगा। बाकी ये सारे ये हो जाएंगे, क्योंकि नेतृत्व का अप्रतिस्पर्धा हम लोग पढ़े हैं, जनता को लामबंद करना ये भी पढ़े हैं, लोकतंत्र संस्थाएं नामित रूप से करना, अप्रतिस्पर्धा तरीके से चुनाव ये भी हो जाएगा। लेकिन इसका जो उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन से संबंधित है। अधिनायकवाद में सत्ता के प्रति कोई भी प्रश्न किए बिना आज्ञापालन की अपेक्षा की जाती है। अधिनायकवादी सरकारों में प्राय नेताओं के स्वतंत्र एवं प्रतिस्पर्धा चुनाव का अभाव होता है। ठीक है, और इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें हमारा जो उत्तर हो जाएगा कथन 1 और कथन दोनों सत्य है। तो सही बात है, कथन 1 और कथन दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाएं अपनी राजनीतिक सत्ता की अविवेकी स्वीकार्यता को
स्वीकार्यता का क्यों आदेश देती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजनीतिक अस्त व्यवस्था की रोकथाम के लिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजनीतिक अस्त व्यस्तता की रोकथाम के लिए। अगला प्रश्न है 19 नंबर पे, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों के माध्यम से अधिनियमवादी शासन व्यवस्थाएं अपनी तानाशाही को वैध ठहराती है? किन परिस्थितियों के किन पद्धतियों के माध्यम से अधिनियमवादी शासन व्यवस्था अपनी तानाशाही को वैध ठहराती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आवधिक चुनाव के माध्यम से, राजनीतिक दलों के प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव के माध्यम से, कपटपूर्ण प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से, संभाव्य और अवसरों को रोकथाम के हिसाब से। तो इसके आधार तो इसका उत्तर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केवल 3 और 4। इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए लगभग इसका उत्तर ये हो जाएगा 3 और 4। अगला प्रश्न है अधिनियमवादी शासन व्यवस्था में नागरिक स्वतंत्रताओं की परिस्थिति क्या रहती है? अधिनियमवादी शासन व्यवस्था में नागरिक स्वतंत्रताओं की परिस्थिति क्या रहती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए उसी रूप में स्वतंत्र रहती है जैसे कि लोकतांत्रिक। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उनकी परिस्थिति अपरिवर्तनीय नहीं, उनका अधिक आदर किया जाता है, बिल्कुल नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर पे, द राइट ऑफ मैन, द राइट ऑफ मैन पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा थॉमस पेन। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? थॉमस पेन। अगला प्रश्न है 22 नंबर पे, पर्यावरणीय नारीवाद इको फेमिनिज्म पद निम्नलिखित में से किसकी निर्मित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसवा डी यूबान। अगला प्रश्न है 23 नंबर पे, अधिकारों के किस सिद्धांत में दावा किया गया है कि अधिकार अदेय होते हैं और इन्हें व्यक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये अंतर्भूत होते हैं और इनकी पूर्ववर्तीता समाज और राज्य से पहले है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत, विधिक अधिकारों का सिद्धांत, संविदात्मक अधिकारों का सिद्धांत, समाज कल्याण अधिकार सिद्धांत। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत। अगला प्रश्न है सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार से क्या अभिप्राय है? सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार से क्या अभिप्राय है? तो ये है राज्य के पास लोगों के जीवन को और अधिक संतोषप्रद बनाने की आशा में हस्तक्षेप करने का अधिकार। लोगों को केवल वहां पहुंचकर अपनी स्वेच्छा अनुसार कोई भी कृत्य करना होगा। केवल आत्मविश्वास वाले लोग स्वतंत्र हो सकते हैं। स्वतंत्रता से अन्य व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर अध्यारोपित अवरोधों का अभाव अभिप्रेरित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के पास लोगों के जीवन को और अधिक संतोषप्रद बनाने की आशा में हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि एक राजनीतिक उपस्कर के रूप में उदार लोकतंत्र शासितों के प्रति शासकों की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जे.एस. मिल हो गया, जॉन लॉक हो गया, जेरेमी बेंथम हो गया, रूसो हो गया। यहाँ देखिए किसने विचार प्रस्तुत किया कि एक राजनीतिक उपस्कर के रूप में उदार लोकतंत्र शासितों के प्रति शासकों की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जेरेमी बेंथम।
अगला प्रश्न है, रॉबर्ट डहल के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक संस्कृति में अभिविन्यास का प्रकार नहीं है? रॉबर्ट डहल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति में अभिविन्यास का प्रकार नहीं है। ध्यान देखिए, यहाँ पे नहीं लिखा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोक प्रबंध अभिविन्यास। लोक प्रबंध अभिविन्यास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। आगे कुछ कथन दिए गए हैं। समाजवाद का आशय समानता से है, ठीक। समाजवाद का आशय निजी संपत्ति का संचय से है। समाजवाद का आशय प्रतिस्पर्धा का अंत है और समाजवाद का लक्ष्य पूंजीवाद का अंत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ दिया है केवल 1 2 3, अर्थात केवल 1 2 3 नहीं, बी है ऑप्शन केवल 1 3 4, केवल 1 3 और 4। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 1 3 4। समाजवाद का से समानता से है, प्रतिस्पर्धा का अंत है और लक्ष्य पूंजीवाद का अंत है। ये समाजवाद जो है पूंजीवाद का अंत करना चाहता है। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्तर आधुनिकतावाद परंपरावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। उत्तर आधुनिकतावाद बहुलवाद को स्वीकृति प्रदान करता है। उत्तर आधुनिकतावाद अति आख्यानों यानी कि मेटा नैरेटिव्स की आलोचना करता है। उत्तर आधुनिकतावाद स्थानीय आख्यानों की आलोचना करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका उत्तर 2 और 3 हो जाएगा। 2 और 3, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर आधुनिकता बहुलवाद को स्वीकृति प्रदान करता है और अधिक आख्यानों की आलोचना करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उदारवाद के तत्व हैं? देखिए, उदारवाद के तत्व हैं ये पूछ रहा है। तो किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का अधिकार होना चाहिए, सही बात है। मनुष्य तार्किक प्राणी है, समाज बहुल नहीं होना चाहिए और यह संविधानवाद में विश्वास करता है। यह संविधानवाद में विश्वास करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सही है। किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत विकास में पूर्ण अधिकार होना चाहिए, विकास का अधिकार होना चाहिए। और ये भी सही है, मनुष्य तार्किक प्राणी है और समान बहुल नहीं होना चाहिए, ये नहीं है। और यह संविधानवाद में विश्वास करता है, यह संविधान में विश्वास करता है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर जाए 1 2 4, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उदार लोकतंत्र के संबंध निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत सही हैं? देखिए, यहाँ पे कह रहा कि कौन से सिद्धांत सही हैं उदार लोकतंत्र के बारे में। सहमति आधारित सरकार, सहमति आधारित सरकार, देखिए ये भी सही है। जन उत्तरदायित्व, ये भी सही है। समाजवाद हेतु उपयुक्त, नहीं ये नहीं है। और संवैधानिक सरकार, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो आज 30 नंबर के जो सीरीज हमने प्रैक्टिस सेट लेकर के आया था, ये 30 नंबर हो गया। शेष जो बचेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसे डाल देंगे। ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।